नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी गोरखपुर में मौजूद हैं। एनेक्सी में इस वक्त सीएम योगी बैठक कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ सीएम योगी की बैठक शुरू हो चुकी है। 4 दिनों के गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी। आज दौरे का दूसरा दिन है। आज सीएम योगी ने सुबह रुद्राभिषेक किया और अब वो एनेक्सी भवन में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसमें विकास की तमाम परियोजनाओं पर चर्चा हो रही है। 4 दिनों तक सीएम योगी गोरखपुर में रहेंगे। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। दूसरे दिन की शुरुआत सुबह रुद्राभिषेक के साथ हुई। उसके बाद अब वो एनेक्सी में मौजूद हैं, जहां पर बैठक शुरू हो चुकी है। अधिकारियों के साथ चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि जो तमाम विकास की परियोजनाएं चल रही हैं, उनको कैसे और गति दी जा सकती है और इस वक्त उनका क्या कुछ स्टेटस है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 100 दिव्यांगों को मोटर ट्राइसाइकिल देंगे। ये ट्राइसाइकिल इनकी जिंदगी को बेहद आसान बना देगी। ये बताएं कि इससे क्या क्या आप काम कर सकते हैं। इससे सर मैं अपने जीवन के लिए जो है पोषण पालन जैसे सहारा, जैसे साग सब्जी दुकान व्यवसाय में कर सकता हूँ। हाँ। तो मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कहेंगे। मुख्यमंत्री के धन्यवाद दे रहे हैं और जो है बहुत जो है मैं सारी जो है कि दिल से उनको शुक्रिया दे रहे हैं कि हम लोग को बेसहारे को सहारा दिए और जो है ये सुविधा दिए। इससे हम लोग बहुत आगे जो है कि हम अपने आप को हम विकलांग नहीं महसूस कर सकते हैं। जो है ये बड़ी बात है कि इनका कहना है कि अब ये अपने आप को विकलांग नहीं महसूस करेंगे। और जितने भी ट्राइसाइकिल दी गई है उन सभी पे आप एक चीज़ खास देखिए कि सबको इस ट्राइसाइकिल के साथ साथ हेलमेट दी गई है और हेलमेट लगा के ही चलाना है। जिंदगी अब आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने ये जो तोहफा दिया है इस पे क्या कहेंगे आप। बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा चीज़ है। यानी कि मुख्यमंत्री के तोहफे से ये लोग खुश हैं और 100 ट्राइसाइकिल आज मुख्यमंत्री इन लोगों को देंगे। ये बताइए अब इससे मिलने से जो रोजगार करते हैं उसमें तेजी आएगी। जरूर आएगी सर। जिंदगी आसान हो जाएगी। आसान हो जाएगी थोड़ा। तो इन दिव्यांगजनों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 100 ट्राइसाइकिल आज वितरित करेंगे और इस ट्राइसाइकिल से इनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। साथ ही जो ये रोजगार करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, उसमें भी आसानी होगी। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। और एक बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर युवती के हत्या के मामले में बड़ा मोड़ आ गया है। हत्या के आरोपी के पिता का शव बरामद किया गया है। खेतों में पेड़ से लटका मिला है शव। बाप बेटे पर हत्या का आरोप लगा था। 2 दिन पहले लड़की की हत्या हुई थी और अब इस मामले में बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि हत्या के आरोपी के पिता का शव बरामद किया गया है। पेड़ से लटका हुआ शव बरामद किया गया है। तस्वीरें हम आपको कानपुर देहात की दिखा रहे हैं, जहां पर 2 दिन पहले एक लड़की की हत्या हो गई थी और आरोप पिता पुत्र पर लगा था। उसी मामले में अब ये बड़ा अपडेट सामने आया है कि जिस शख्स पर आरोप लगा था, पेड़ से लटका हुआ उसका शव बरामद किया गया है। पिता और पुत्र पर हत्या का आरोप लगा था। पिता का शव बरामद किया गया है। खेतों के बीच पेड़ से लटका हुआ ये शव बरामद किया गया है। हमारे सहयोगी सौरभ इस वक्त कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास। हेलो हेलो सौरभ, आवाज मिल पा रही है आपको? कानपुर देहात से इस बड़ी खबर के बारे में क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, ये पूरा मामला 2 दिन पहले शुरू हुआ। एक युवती जो है खेत में अपनी बहन के संग गई थी। वहां पर इसके ही रिश्ते में लगने वाले एक युवक ने इसकी नृशंस हत्या कर दी। आरोप ये लगा था कि एक तरफा प्रेम था, जिसके चलते उस लड़की की नृशंस हत्या की गई। और इस मामले में काफी तूल लिया और लोगों ने 24 से 26 घंटे तक शव घर के बाहर रखकर हंगामा किया और जो आरोपी था उसको ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। इसके बाद इसका जो पिता आरोपी बनाया गया था वो फरार चल रहा था। तो आज जिस तरीके से उसका शव टंगा हुआ मिला है, इसके बाद पुलिस का कहना है कि इस बात की भी जांच होगी कि क्या इसने गिलानी के चलते सुसाइड किया या ग्रामीणों के आक्रोश का ये शिकार हुआ। ये पूरे मामले जांच का फैसला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां पर कांग्रेस नेता के विवादित बोल सामने आए हैं। कांग्रेस के नेता तौकीर अली की गंदी जुबान को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राहुल सोनिया गांधी पर अभद्र टिप्पणी की है। शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष तौकीर, उसकी तरफ से ये गलत टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी की गई है राहुल और सोनिया गांधी पर। बुलंदशहर के खुर्जा का रहने वाला है तौकीर। बुलंदशहर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राहुल और सोनिया के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तौकीर अली का वीडियो वायरल हुआ है। बुलंदशहर के खुर्जा का रहने वाला है कांग्रेस नेता तौकीर। मेरी
राहुल बाबा, सोनिया, राहुल गांधी, राहुल गांधी। और बता राहुल गांधी क्या हैं? राहुल गांधी अंग्रेज बता। और तू इंदिरा NHI गांधी, इंदिरा गांधी से तू NHI का अध्यक्ष है NHI हैं? NHI तो का आज अध्यक्ष बहाल करता हूँ। मिला फिरोज खान को फोन, मैं भी कहूँ कर डिलीट मैं कर, इससे क्या कहना, डायरेक्ट फोन कर। तू NHI का अध्यक्ष अरे बनना चाहता, इनसे नहीं डरना इस्तीफा कहूँ, दे देना इनसे पार्टी नहीं से, डरना कहूँ। पार्टी में इस्तीफा दे पार्टी से देना। मैं जुड़ा हुआ ही कहूँ, NHI संगठन पार्टी से जुड़ा हुआ ही नहीं है। NHI को पार्टी में कोई नहीं पूछता, कुत्ते की नजर से देखा जाता। तो तेरा क्या मतलब किसी है? भी आदमी के पास चले जाओ भाई, हम तो ना कभी गुलाम थे ना है, तुम बने रहो और रहोगे, तुम्हें पार्टी बढ़ा दे। उधर सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी के मामले में आज सुल्तानपुर में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। रायबरेली से कांग्रेस के बागी विधायक राकेश सिंह ने आज सोमनाथ भारती पर स्याही फेंकने वाले हिंदू युवा वाहिनी के नेता जितेंद्र सिंह को सम्मानित किया है। हरचंदपुर सीट से कांग्रेस के विधायक राकेश सिंह ने जितेंद्र को 51,000 रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के देवतुल्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर सोमनाथ भारती ने अभद्र टिप्पणी की थी, उसका जवाब जितेंद्र सिंह ने उन पर स्याही फेंक कर दिया। देखिए, मैं कांग्रेस के विधायक हूं, लेकिन एक ऐसे विशुद्ध संत और ईमानदार कर्मठ मुख्यमंत्री के ऊपर उन्होंने जो टिप्पणी की थी, इसलिए मुझे भी गुस्सा आया कि जिनके बारे में ये कहा जाता है कि करें सदा तिनके रखवारी, जिम्मे बालक राखें महतारी। पूरे प्रदेश के लोग जानते हैं कि पूरे प्रदेश की जनता की ऐसी रखवाली करते हैं, वो ऐसी व्यवस्था करते हैं जैसे माँ अपने बेटे करती है। ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर उसने टिप्पणी किया और इसने उसका जवाब दिया, इसलिए मुझे सम्मानित करना पड़ा इसको। वहीं हिंदू युवा वाहिनी के नेता जितेंद्र सिंह ने बताया कि आखिर उन्होंने क्यों सोमनाथ भारती पर स्याही फेंकी थी। उठाना मजबूरी थी, क्योंकि उन्होंने सोमनाथ भारती जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने जो है बहुत अपशब्द और बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज जी के लिए उन्होंने किया है, जिस पर हम लोग आक्रोशित थे। और चलिए अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं जब हिंदू युवा वाहिनी के नेता ने सोमनाथ भारती पर स्याही फेंकी थी। वहीं दूसरी तस्वीर में रायबरेली से कांग्रेस के विधायक राकेश सिंह स्याही फेंकने वाले को सम्मानित कर रहे हैं। दो तस्वीरें देखिए आप। पहली तस्वीर में आप सोमनाथ भारती पर स्याही फेंकते हुए जितेंद्र सिंह को देख सकते हैं। उनका यह कहना था कि सीएम योगी आदित्यनाथ पर सोमनाथ भारती ने अभद्र टिप्पणी की थी, लिहाजा विरोध स्वरूप उन्होंने स्याही फेंकी है। और उसके बाद कांग्रेस के विधायक राकेश सिंह ने उन्हें सम्मानित किया है। प्रतापगढ़ में 15 लाख रुपए की लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। राइस मिल संचालक से लूटपाट हुई है। 15 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। फायरिंग करते हुए बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। 7 दिन के भीतर लूट की ये तीसरी बड़ी वारदात है जो प्रतापगढ़ में अंजाम दी गई है। इससे पहले प्रतापगढ़ में 90 लाख और 25 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था और एक शख्स की हत्या भी कर दी गई थी। अब इसी कड़ी में ये तीसरी वारदात यहां पर बदमाशों की तरफ से अंजाम दी गई है। राइस मिल संचालक से 15 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद फायरिंग करते हुए फरार हो गए हैं। 7 दिन के भीतर लूटपाट की तीसरी बड़ी वारदात है। हरदोई में छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराने गए पीड़ित लड़की के पिता को पुलिस ने जेल में बंद कर दिया। पीड़ित पिता अपनी 6 साल की बच्ची के साथ हुए दुर्व्यवहार की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने उसकी अर्जी को दरकिनार कर पीड़ित को ही जेल में भेज दिया। वहीं घटना के बाद पीड़ित के परिजनों ने एसएसपी से शिकायत की है, जिसके बाद एसएसपी ने मामले की जांच और आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। घटना में पीड़ित परिवार ने छेड़छाड़ करने वाले लड़के के साथ मारपीट भी की है। मेरी अंडा लेने गई थी, उसने लड़के ने छेड़खानी की बच्चे के साथ में। लड़की ने हमें आके घर पे बताया और हम वहाँ पे गए, उसके माँ के से शिकायत की। उसकी माँ बोली कि अभी हम बेटा दुकान बंद करा रहे हैं, वो लड़का नालायक है, ऐसे ही शैतानी करता है। अभी एक माता पिता परिजन अपनी छोटी पुत्री के साथ इस तरह की घटना होने के संबंध में आवेदन पत्र दिया गया है। इसमें पूछताछ से ऐसा प्रतीत हुआ इनका पहले भी झगड़ा हुआ था। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर को मेरे द्वारा स्वयं फोन कर इसमें तत्काल निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित कर दिया गया।
उधर झांसी में छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने वाले मनचले को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहां कंप्यूटर सिखाने के नाम पर मोहम्मद अनस नाम का युवक लड़कियों के साथ अश्लील हरकत करता था। लड़कियों ने इस बात की शिकायत कोतवाली पुलिस को की। पुलिस ने आनन फानन में अनस को गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ धारा 354A के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा कुछ लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने की शिकायत प्राप्त हुई है। उसको हिरासत में ले लिया गया है। तहरीर के आधार पर उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजकर कार्यवाही की जाएगी। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने इस मुठभेड़ में 8 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मुठभेड़ में गोली लगने से 2 बदमाश बबलू और हरिओम घायल हो गए। साथ ही एक सब इंस्पेक्टर भी मुठभेड़ में घायल हुआ है। थाना अचनेरा इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। तो ये लोग ये पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। उस पर्टिकुलर जगह को पूरे चारों तरफ से घेरा गया, उनको ललकारा गया कि जो आप लोग अपनी अरेस्टिंग दो। उस ललकार पे इन लोगों ने फायर कर दिया। फायर करने के बाद आत्मरक्षार्थ जो पुलिस ने फिर उन पर जवाबी हमला करते हुए उनके ऊपर फायर किया, जिसमें 2 अभियुक्त जिनका नाम बबलू और हरिओम है, उनके पैर में गोली लगी है। उनको तत्काल अस्पताल भेज दिया गया। और एक बड़ी खबर गौतम बुद्ध नगर से, जहां पर एनकाउंटर हुआ है। नोएडा फेज 3 में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। परथला चौक के पास 3 बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गोली लगी है। एक बदमाश ने पुलिस को चकमा दे दिया। लूटे हुए मोबाइल, स्कूटी और तमंचा इनके पास से बरामद किया गया है। कई मामलों में पुलिस लंबे समय से इनकी तलाश कर रही थी और आज इनपुट के आधार पर पुलिस ने इनकी घेराबंदी की। परथला चौक के पास पुलिस ने जब इनको रोका तब दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए हैं। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक बदमाश मौके से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। और सीधे आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर सरकार के 4 साल के कार्यकाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। और एक ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों का निर्धारण के माध्यम से परीक्षाओं को कराने का दौर हमने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी किया है। आज का हमारा जो विषय है वो उच्च शिक्षा के संबंध में है। हम सब इस बात से अवगत हैं कि कम समय के अंतराल में हमने विशिष्ट उपलब्धियों को प्राप्त किया है। हमने जहां निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय थे, उनमें हमने लगभग 28 निजी विश्वविद्यालयों को आश्रय पत्र निर्गत कर दिए हैं और उनको अंतिम रूप में जो अर्ह विश्वविद्यालय हैं उनको हम अंतिम रूप में स्वीकृति देने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा 28 पहले और 2 बाद में 30 विश्वविद्यालयों को हमने निजी क्षेत्र में आश्रय पत्र निर्गत किए हैं और जल्दी ही हम कई नए विश्वविद्यालयों को निजी क्षेत्र में विभिन्न आयामों में, कोई स्किल से संबंधित है तो कोई इंडस्ट्री से संबंधित है तो कोई कंप्यूटराइजेशन सिस्टम से IT से संबंधित है, अलग अलग विधाओं में नए नए विश्वविद्यालय देखने को मिलेंगे। हम इस बात के लिए भी सतत प्रयत्नशील रहे कि शिक्षा क्षेत्र में कुछ नए विश्वविद्यालयों को भी हम खोल सके। इसके लिए अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए हमने अग्रिम कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। 100 करोड़ रुपए भीमराव अम्बेडकर आगरा के विश्वविद्यालय के द्वारा इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जहां दिया गया, वहीं हमने 200 करोड़ का आयोजन किया है। सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय में भी, जहां अलीगढ़ में निःशुल्क भूमि आवंटित हो चुकी है, वहीं सहारनपुर में भी हमने जो भूमि है उसका चयन करके उसको आगे की कार्रवाई के लिए रखा है और वहां भी 100 करोड़ रुपए हम निर्गत कर चुके हैं। जो मेरठ राज्य विश्वविद्यालय के एक्सेस जो इनकम थी उससे उनको वो राशि प्राप्त भी हो चुकी है। और इसी तरीके से आजमगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जो भूमि संबंधित प्रक्रिया है वो गतिमान है और वहाँ पर 50 करोड़ रुपए हमने जो वीर बहादुर विश्वविद्यालय पूर्वांचल विश्वविद्यालय की अतिरिक्त आय के तौर पे था उसको निर्गत हम कर चुके हैं और इसमें जितने भी अन्य व्यय आने हैं
सरकार उसको खर्च करने की तरफ अग्रसरित है। हमने विश्वविद्यालयों में शोध की प्रक्रियाओं को बढ़ाने के लिए अनेकों उपाय किए हैं। जैसे जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय है, उसमें रज्जू भैया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंस ऑफ स्टडी एंड रिसर्च के अलावा रिसर्च सेंटर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना हमने करी है। और हमने केवल इसकी स्थापना नहीं करी, बल्कि इसमें हमने 32 पद शैक्षणिक और 11 शिक्षणेतर कर्मचारियों के पद भी हमने सृजित कर दिए हैं। और ये सेंटर हमारा काम करने लगा है मात्र कुछ समय के अंतराल में। हमने विभिन्न जगहों पर शोध पीठें जहां दी हैं, वहीं गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ पीठ की स्थापना की गई है और यहाँ भी 15 शैक्षणिक और 13 शिक्षणेतर जो पद हैं उनको हमने सृजित किया है। हमारे लिए खुशी की बात है कि इतने कम समय में पूरे प्रदेश में जो अधिकांश विश्वविद्यालय हैं जो हमारे सरकारी स्तर पर चलते हैं शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार, इन विश्वविद्यालयों में हमने जो हमारे चाहे काशी विद्यापीठ हो, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर हो, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल हो, जौनपुर हो, कपिल वस्तु सिद्धार्थनगर हो, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया हो, लखनऊ विश्वविद्यालय हो, जो भी विश्वविद्यालय हैं, इनमें हमने दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ की स्थापना कराया है। लखनऊ में तो महात्मा गांधी रोजगार सृजन पीठ, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन पीठ, भाऊराव देवरस शोध पीठ, दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ, ये हमने तमाम शोध पीठों का निर्माण किया है और इनके माध्यम से जो शोध पत्र हैं उनका प्रकाशन और नए नए जो पत्र हैं, लेखन हैं, उनकी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना, सेमिनार और गोष्ठी को आयोजित करना, ये सब प्रक्रिया सतत गतिमान है सभी विश्वविद्यालयों में। शोध के क्षेत्र में एक नव प्रयोग है और मैं समझता हूँ कि इसमें अधिकांश क्षेत्रों में बड़ा बेहतर काम प्रारंभ हुआ है। हमने अलग अलग विश्वविद्यालयों में कुछ अलग विशेषज्ञ विषय वस्तुओं को संचालित करने की कोशिश की है। हमने सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के रूप में इसको विकसित किया जाने हेतु 2018 से ही हमने प्रयत्न प्रारंभ कर दिए हैं और आपको जान की खुशी होगी यहाँ भी हमने 21 शैक्षणिक और 24 शिक्षणेतर पदों का सृजन किया है। और ये संस्थान भी चूंकि नेपाल बॉर्डर के पास में है और ये काफ़ी अच्छा काम इसने हिंदुइज्म पे और जैनिज्म पे, बुद्धिज्म पे इसने काम अपना प्रारंभ किया है। हमने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे डीएवी कॉलेज पे कानपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है और इसी के साथ साथ नए महाविद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आ सकें, हमने इसकी कोशिश की है और 51 जो महाविद्यालय हैं उनको हम प्रारंभ करने की स्थिति में पहुंच रहे हैं, जिनमें 48 महाविद्यालय तो मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा होती है उसके अंतर्गत निर्मित हैं। एक राजकीय विद्यालय में विज्ञान और गणित संकाय की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। इसने 51 में से 36 राजकीय महाविद्यालय ऐसे हैं जहां पर भवन निर्माण की धनराशि भी निर्गत की जा चुकी है और निर्गत कार्य जो निर्माण कार्य है वो प्रगति पर है। शेष जो 15 राजकीय महाविद्यालय हैं उनमें से 12 में हम जमीन भी प्राप्त कर चुके हैं और उनमें आगे की प्रक्रिया संचालित हो रही है। हमने शिक्षा की गुणवत्ता विश्वविद्यालयों में स्थापित हो सके और यहाँ पर लोग अच्छी तरीके से पढ़ सके। जो वित्त विहीन हमारे जो अनुदानित जो उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य विश्वविद्यालय और शासकीय अनुदानित महाविद्यालय हैं, उनमें स्ववित्त योजना के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है अशासकीय अनुदानित और स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में जो कार्यरत शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी हैं उनका वेतन का मानक क्या हो और तमाम विभिन्न प्रकार की और कौन सी
बातें हो सकें, इससे संबंध में शासन ने एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग एक हमारा नौ प्रयोग है और इसकी प्रगति काफ़ी तीव्र गति से आगे बढ़ी है और हम अंतिम दौर पे इसके निर्माण की प्रक्रिया में बढ़ गए हैं। इसके अंतर्गत जो शिक्षकों की नियुक्ति का काम है वो तेजी के साथ प्रारंभ हो सके, इसके लिए इसमें जो अलग अलग माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, उच्च शिक्षा सेवा आयोग और बेसिक शिक्षा चयन आयोग जो था, इन तीनों को मिलाकर ये जो हमारा नया शिक्षा आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इसका गठन हम लोग कर रहे हैं। और इस के गठन के बाद जो हमारी प्रक्रियाएं हैं उनमें समानुरूपता आने की पूरी संभावना है और समाज के कमजोर वर्गों के लिए भी हमने जो 10% का आरक्षण है उसको विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में हमने जारी किया है। हमारे प्रयत्न ये रहा है कि जो शिक्षकों की नियुक्ति है उसमें पारदर्शिता हो। इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों के जो शैक्षणिक अभिलेख थे उनका सत्यापन एक नीतिगत तरीके से हमने प्रारंभ कराया है और समस्त विश्वविद्यालयों के ये भी हमने एक प्रयोग किया है कि जो हमारे अनुदानित महाविद्यालय हैं, राजकीय महाविद्यालय हैं, इनमें जो शिक्षकों के नाम हैं वो आधार नंबर, बैंक के खाते का विवरण के आधार पर NIC के माध्यम से डुप्लीकेसी परीक्षण का कराया जाए, इसकी तरफ भी हम आगे बढ़े हैं। हमने जो अभी तक NOC की प्रक्रिया काफ़ी जटिल थी विद्यालयों की संबद्धता के संबंध में, हमने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा NOC की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का काम किया है। हमारी उच्च शिक्षा विभाग की जो स्थानांतरण नीति है पारदर्शी है और एक अनूठी पहल के अंतर्गत हमने इसमें विकल्प रखे हैं। एक मोबाइल के माध्यम से कोई भी शिक्षक अपना एक नियत समय पर स्थानांतरण, हम पूरे साल भर स्थानांतरण नहीं करते, एक नियत समय पर जब स्थानांतरण होता है तो ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए एक शिक्षक मोबाइल से अपना स्थानांतरण के ऑप्शन विकल्प देता है और उसके विकल्प के आधार पर उसके स्थानांतरण की प्रक्रिया की सूचना उसके मोबाइल पर, शिक्षक के मोबाइल पर, और जिस विश्वविद्यालय में, जिस महाविद्यालय में उसका स्थानांतरण हो रहा है, राजकीय महाविद्यालय में, उस राजकीय महाविद्यालय के प्रधानाचार्य तक उसकी दूसरी सूचना पहुंच जाती है। यानी एक व्यक्ति सरलता के साथ बगैर किसी प्रकार की दौड़ा धूपी के अपना स्थानांतरण अपने चुने हुए विकल्पों के आधार पर करा सकता है। और ये सारे हमने एक मॉडर्नाइजेशन सिस्टम को अडॉप्ट किया है शिक्षा के क्षेत्र में। तमाम नव परिवर्तन करने का काम हमने किया है। जनहित गारंटी अधिनियम के अंतर्गत